नमस्कार, मैं जनभक्त श्रीओम गौतम। और जिस तरीके से भारत की सेना, भारत की सरकार चीन की हर चाल का जवाब दे रही है, हर आपत्ति को बड़े कड़ाई के साथ जवाब दे रही है, उसके बजाय देश के अंदर कुछ लोग हैं जो इस पूरे मामले पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अलावा लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेना और सरकार अपना काम कर रही है। इसी मामले में एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि दौलत बेग ओल्डी से लेकर दारवुक स्योक तक जो सड़क बन रही थी, जिसको लेकर चीन ने आपत्ति जताई थी, जबकि ये सड़क उसी इलाके में थी जो लद्दाख का इलाका है और जिस लद्दाख के पूर्वी इलाके पर चीन ने कब्जा कर रखा है, उसके साथ साथ जो नदी बहती है स्योक नदी, उसके साथ साथ ये रोड बन रहा था। और इस रोड की जो पहुंच है वो दौलत बेग ओल्डी तक थी। इस रोड पर जो एक बड़ा पुल बन रहा था जो कि गलवान वैली के पास था, उसको लेकर चीन की आपत्ति थी। और उसके पास ही जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, उसके ऊपर झड़प हुई थी चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की, जिन्होंने 43 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। निहत्थे होते हुए भारतीयों ने जिस तरीके से उन्हें मार गिराया था, उसी जगह पर ये जो पुल बनाया गया है बीआरओ के द्वारा, ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है उन वीर जवानों के लिए। ये श्रद्धांजलि है उन बलिदानियों के लिए जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। इस पुल को बनाकर भारत ने दिखा दिया है कि वो चीन की किसी भी आपत्ति का जवाब नहीं देगा। और चीन कुछ भी कर ले, भारत अपने इलाकों में, अपने क्षेत्र में कोई भी निर्माण करने से, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से पीछे नहीं हटेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत थी वो आज़ादी के बाद से ही थी, लेकिन कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही थी कि अगर बॉर्डर पर ज़्यादा विकास न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, विकसित बॉर्डर ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। और ये कहना है AK एंटनी का, जो उन्होंने एक संसद में भाषण दिया था 2013 में, उसमें कहा था कि पिछली सरकार की जो खासकर इंडिपेंडेंस के बाद जो सरकार रही थी, उनका सीधा निशाना जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा तक की सरकारों की तरफ था। उनकी नीति रही थी कि बॉर्डर को विकसित न किया जाए, वहाँ रोड न बनाए जाए, वहाँ किसी भी तरीके का निर्माण न किया जाए, किसी भी तरीके की आधारभूत सुविधाएं न उत्पन्न की जाए। और चीन इस मामले में आगे बढ़ता रहा। चीन ने तमाम बॉर्डर के ऊपर रोड बना दिए और तमाम आधारभूत संरचनाएं खड़ी कर दी। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि ऐसा हम नहीं कर पाए, चीन हमसे आगे निकल गया और हमने किसी भी तरीके के रोड निर्माण में दिलचस्पी नहीं ली। लेकिन मोदी सरकार आते ही इस कमी को देखा गया और सबसे पहला काम ये हुआ कि BRO, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम ही ये है कि सीमा के आसपास जो रोड बनाने का काम है ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी LAC के आसपास रोड बनने थे, जो योजनाएं थी, उनको हरी झंडी दे दी गई और उनको युद्ध स्तर पर पूरा करने का लक्ष्य मोदी सरकार ने दे दिया। जिसके बाद काराकोरम दर्रे तक, ये दौलत बेग ओल्डी जो जगह कहलाती है, उस तक दारवुक स्योक एक निचले इलाके में पड़ता है, लेह के थोड़ा पास में, उससे लेकर दौलत बेग ओल्डी तक ये सड़क निर्माण चल रहा था, जिसकी वजह से चीन को बहुत ज़्यादा आपत्ति होने लगी। चीन को लगा कि काराकोरम दर्रे से जो वो CPEC बना रहा है, उसको लेकर उसके CPEC प्रोजेक्ट पर इससे खतरा उत्पन्न हो जाएगा और इसके द्वारा भारतीय सेना की जो पहुंच है लद्दाख के पूर्वी इलाके में हो जाएगी, जिसे कि चीन अक्साई चिन्ह का नाम देता है। निश्चित तौर पर यह बड़े ही ज़्यादा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रोड थी और यह पुल था जिसका निर्माण अब भारतीय जो सरकार है, भारतीय सेना है, BRO है और ITBP है, इन सब ने मिलकर कर लिया है, जो कि एक बड़ा झटका है चीनियों के लिए। वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ जिस तरीके का विवाद चल रहा है, उसको लेकर भारतीय मीडिया ने, और इस बार तो न केवल लाल हरे चैनल थे, तमाम जो अखबार थे जिनके पोर्टल चलते हैं और तमाम जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने एक झूठी खबर फैलाई थी पिछले 3-4 दिन से। जब गलवान घाटी में सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि भारत के कई दर्जन सैनिकों को चीन ने अगवा कर लिया है और उनके साथ साथ 2 मेजर रैंक के अधिकारी भी हैं। जबकि सेना ने यह कहा था कि हमारे किसी भी सैनिक को अगवा नहीं किया गया है, हमारा कोई भी सैनिक चीन की गिरफ्त में नहीं है। उसके बावजूद आज फिर एक खबर चलाई गई और उसमें कहा गया कि चीन ने भारत की बातचीत के बाद में 2 मेजर और 10 जवानों को रिहा कर दिया है। और इसको लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी खबरें छाप दी और इसको लेकर तमाम जो छुटवैये पत्रकार टाइप के लोग थे, वो ये कहने लगे कि सेना इस बात को क्यों छुपा रही थी। और फिर इसमें कई राजनीतिक पार्टियों के छुटवैये नेता भी कूद पड़े और सरकार से सवाल पूछने लगे कि आप तो
तो कह रहे थे कि हमारा कोई सैनिक चीन ने नहीं पकड़ा है, लेकिन ये कहाँ से आ गए। और ये पूरा इतना बड़ा एक ड्रामा चला करीब 2-3 घंटे तक। उसके बाद जब चीनी सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया कि आप बताइए चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को बंधक बनाया और कब छोड़ा, तो उसने स्पष्ट कर दिया ली जुनजुन ने कि हमने किसी भी भारतीय सैनिक को बंदी नहीं बनाया था, किसी को भी किडनैप नहीं किया था और न किसी को छोड़ा है। उसके बाद ये लोग माने, जबकि भारतीय सेना बार बार कह रही थी कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, हमारे सारे के सारे सैनिक अस्पताल में हैं, इलाज करा रहे हैं और वो जल्दी ही ड्यूटी पर वापस जाएंगे। लेकिन इन अखबार नवीसों को, इन तथाकथित पत्रकारों को ये शर्म नहीं थी कि वो अपने देश की सेना पर विश्वास करते और देश के सरकार पर विश्वास करते, बल्कि वो तो सरकार के ऊपर सवाल उठाने के तमाम बहाने ढूंढ रहे थे जो उन्हें मिलते हुए नजर आए। और इसमें वो सब के सब एक साथ कूद पड़े। इसको लेकर पीटीआई का हवाला दिया गया, पीटीआई की तरफ से खंडन आया, एएनआई का हवाला दिया गया, एएनआई की तरफ से खंडन आया, लेकिन ये इतने बेशर्म लोग थे कि ये मानने को तैयार नहीं थे। और इसी तरीके का एक स्तंभकार है, इसका नाम है आकार पटेल, जो कि आकार अहमद पटेल इसका असली नाम है, लेकिन अपना नाम वो छुपाता है और अपने विवादित टिप्पणियों के लिए, सरकार विरोधी जो इसकी एक कैंपेन चलाता है उसके लिए हमेशा आलोचना का शिकार रहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी जो भारत विरोधी संस्था है उसका ये भारत में अध्यक्ष रह चुका है और इसने पहले भी एक बड़ा शर्मनाक बयान दिया था। इसने एक बार कहा था कि जो इस्लामिस्ट होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक या रेडिकल नहीं होते, वो ज़्यादा कट्टरवादी नहीं होते, हिंदू ज़्यादा कट्टरपंथी होते हैं। और अब इसने जो बयान दिया है वो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। इस दुष्ट व्यक्ति ने कहा है कि भारत में जो बीजेपी है वो ज़्यादा खतरनाक है भारतीयों के लिए, चाइनीज़ ज़्यादा खतरनाक नहीं है। चीन का अगर अतिक्रमण होता भी है तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से देश का बहुत नुकसान होने जा रहा है, ये देश को मिटा देगी। आप सोच सकते हैं कि आकार अहमद पटेल जैसे लोग अपने नाम के बीच में से अहमद को हटा देते हैं क्योंकि उससे इनकी पहचान हो जाती है और ये उस तरीके की पहचान के छिपा कर इस तरीके की बातें करते हैं, चाहे आकार अहमद पटेल हो या फिर राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हों, रवीश कुमार जैसे लोग हों। ये सब के सब किसी एक गैंग के लिए काम करते हैं, किसी एजेंडा के लिए काम करते हैं और पैसा ही इनका माई बाप है। और इनका एक ही सूत्र होता है कि ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है और पैसे के लिए ये सब कुछ बेच सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को भी बेच सकते हैं और हर चीज़ को दांव पर लगा सकते हैं, जिसको मैं खुलकर नहीं बोलूँगा, मेरी जुबान इतनी गंदी नहीं हो सकती। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये पैसे के लिए किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और वही काम आकार अहमद पटेल जैसे लोग कर रहे हैं, चाहे बरखा दत्त जैसे लोग हों, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हों, या तमाम वो लोग हों जिन्होंने आज झूठी खबरें चलाई और भारतीय सेना को अपमानित करने का काम किया। भारतीय सेना जैसे जांबाजी से लड़ते हुए गलवान वैली में अपने से 5 गुने ज़्यादा चीनी सैनिकों को हाथों और मुक्कों से मार मार के उनको छठी का दूध याद दिला दिया। और हालांकि 20 से ज़्यादा भारतीय जवानों को बलिदान भी देना पड़ा, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो बलिदान हुआ था वो ठंडे पानी में गिरने से, हाइपोथर्मिया की वजह से हुआ था। चीनियों के हाथों कम ही भारतीय जवानों को बलिदान होने की नौबत आई थी और उसके बावजूद ये लोग ये कह रहे थे कि चीनियों ने बहुत ज़्यादा भारतीय सैनिकों को मारा है, बहुत ज़्यादा सैनिकों को किडनैप कर लिया है। और इस झूठी खबर को ये बार बार दिखा रहे थे। भारत की सेना पर इन्हें विश्वास नहीं है, भारत की सरकार पर विश्वास नहीं है, इन्हें सिर्फ पैसे पर विश्वास है। और राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए ये काम करते हैं। उसके अलावा राहुल गांधी के क्या संबंध है, उसकी सरकारों ने क्या किया, वो तो AK एंटनी के उस 2013 के भाषण से स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी की कांग्रेस और उसके जो पूरे खानदान है जिन्होंने इस देश पर शासन किया है, उनकी कभी भी दिलचस्पी इस बात में नहीं थी कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करे, अपने बॉर्डर पर आधारभूत संरचनाएं विकसित करे, रोड बनाए। लेकिन ये सरकार आते ही उसने इस पूरे मामले को सामरिक दृष्टि से जो सलाह दी गई थी सैनिक अधिकारियों के द्वारा उसको माना और दौलत बेग ओल्डी से लेकर दारुक श्योक के रोड पर तमाम कार्रवाई हुई और उसी के तहत आज एक पुल का निर्माण भी हुआ। और उसके बाद अब जो भारतीय सेना की आवाजाही है उन इलाकों में आसानी से हो सकेगी, सैनिकों को ज़्यादा सहूलियतें हो सकेगी, उनका समय बचेगा, उनका परिश्रम बचेगा और साथ ही साथ भारत माता की जो सुरक्षा है उसका दायित्व वो अच्छी तरीके से पूरा कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को आप भी पहचानिए जो किसी भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए हैं
और अपने नाम छुपाकर देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी अभियान चलाते हैं। और इसी तरह से कांग्रेस का एक और व्यक्ति पकड़ा गया, जाकिर हुसैन नाम का, वो भी इसी तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहा था। कांग्रेस तो पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा करने में लगी हुई है और वो ऐसी खबरें फैला रही है जिसका कि सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। कभी वो ग्लोबल टाइम्स का हवाला लेते हैं, कभी चीनी अधिकारियों का हवाला देते हैं और कभी कभी तो अपने सपनों में आए हुए उल्टे सीधे ख्यालों को ही वो सच्चाई के तौर पर सरकार से सवाल उठाने के लिए रख देते हैं। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, सारा मीडिया भी एक्सपोज हो चुका है। आप समझ लीजिए कि जिस मीडिया ने आज इस झूठी खबर को चलाया जो कि सेना को अपमानित करने वाली थी, सरकार को अपमानित करने वाली थी, उन सभी को आप देशभक्तों की कैटेगरी में नहीं रख सकते। आप समझ लीजिए वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। लेकिन हम लोग जो 130 करोड़ भारतीय हैं उनमें से ज़्यादातर अपने सम्मान के लिए, अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए जीते हैं और उसी के लिए मरने का दम भी रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।